नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जो पिछले 10 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्ज़ाम या एसएससी जैसे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इन्हीं पर आधारित ये 50 अनुच्छेदों का एक वीडियो है। मात्र 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे ये 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जानने के लिए, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में बेहतर अंक ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। देखिए, पहला भाग है संविधान का संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद पहला है कि संघ का नाम और इसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब यह है भारत का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि भौगोलिक दृष्टि से उसका विस्तार कितना होगा। इस अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत है जो हमारा देश है, इसका नाम भारत या इंडिया, ठीक है, हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया दोनों माना गया है। और इसमें एक बात और है, ये संघ लिखा हुआ है यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, दो बातें स्पष्ट हो गई अब तक। एक तो जो हमारे देश है उसका नाम भारत है या इंडिया है, और हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। दूसरा, इसमें यह भी बताया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र भारत का कितना होगा। दूसरा अनुच्छेद जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब यह है जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से अभी भारत में सम्मिलित नहीं है, उनके प्रवेश के लिए अनुच्छेद 2 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसका मतलब यह है अभी जो वर्तमान में राज्य हैं भारत में, उनमें परिवर्तन करके किसी नए राज्य का गठन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ नए राज्य का निर्माण। एवं वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से मूल अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो मूल अधिकारों के बारे में नंबर 14 विधि के समक्ष समता। इसका मतलब कानून के समक्ष समता। इसका तात्पर्य यह है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। इसका तात्पर्य यह है आर्टिकल नंबर 15 या अनुच्छेद नंबर 15 का कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है किसी भी नौकरी में, किसी भी पद में के विषय में सभी भारतीयों के लिए, सिर्फ सभी भारतीयों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी भारतीयों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये मूल अधिकार से ही है। अनुच्छेद है वाक् की स्वतंत्रता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 बातें हैं। नंबर 1 वाक्य एवं अभिव्यक्ति। वाक् मतलब बोलने और भाषण देने की, ठीक है, जो स्वतंत्रता है वो। दूसरा है सम्मेलन, जो हम सम्मेलन करते हैं उसकी स्वतंत्रता। तीसरा संघ, यानी कि जो हम संघों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे संघ बने हुए हैं, उसके बारे में उसकी स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। संचरण, यानी कहीं भी, जैसे हम भारत में कहीं भी घूमते हैं, किसी दूसरी जगह टूरिस्ट के तौर पे दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो ये संचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय को दी गई है। निवास, कहीं भी हम कुछ अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को छोड़कर हम कहीं भी भारत में निवास कर सकते हैं, इस बात की भी स्वतंत्रता दी गई है। वृत्ति का मतलब है व्यापार, हम भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, बस कुछ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। अनुच्छेद नंबर 21 देखिए, कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको सीधे तौर पर जीवन को जीने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है। इसकी स्वतंत्रता हमारे लिए अनुच्छेद नंबर 21 में भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। अनुच्छेद नंबर 21 का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक, कहाँ से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद नंबर 21 का। अनुच्छेद नंबर 23 देखिए, कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। इसके द्वारा कारखानों या कहीं भी किसी भी बच्चे से बाल श्रम नहीं लिया जा सकता, ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद नंबर 32 देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट जारी करता है। ठीक है, ये हुआ अनुच्छेद नंबर 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये भी एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद नंबर 38 देखिए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहले मैं ये बता दूं, इसका तात्पर्य ये है, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जो कि राज्य के शासन को चलाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के हिसाब से हमारे राज्यों की नीतियां बनाई जाती हैं। हालांकि ऐसी ही नीतियां बनाई जाएं, इसके लिए राज्य बिल्कुल भी बंधन युक्त नहीं है। अनुच्छेद नंबर 38 के लिए देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, सॉरी साजिश नहीं, यहाँ पर सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। अनुच्छेद नंबर 39 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य निर्देश देता है भारतीय संविधान कि राज्य प्रत्येक नागरिक को, अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी कोर्ट केस अगर किसी व्यक्ति का चल रहा है और उसके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वह उसके लिए वकील की व्यवस्था कराए। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद नंबर 40 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन या गठन के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद नंबर 43 का, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आता है। यूपी पीसीएस में तो बहुत बार आया है अनुच्छेद नंबर 40 और अनुच्छेद नंबर 43 का। पिछली बार भी अनुच्छेद नंबर 40 यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस में तो ये दोनों आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 43 का देख लीजिए, सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, जो सहकारी समितियां आप जानते होंगे, जिसके अंतर्गत सहकारी ऋण समितियां, बैंक समितियां, इस तरीके की समितियां कार्य करती हैं, उनका गठन जो है अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जो अभी कभी कभी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 44 के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। देखिए, जो अनुच्छेद नंबर 21 का है वो भी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन वो मौलिक अधिकार है। और जो अनुच्छेद नंबर 45 है, ये भी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर राज्य के लिए जरूरी नहीं था पहले कि वह बच्चों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, सॉरी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, लेकिन 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अब इसके लिए जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए अब राज्य का कर्तव्य हो गया है कि वह 100% प्रत्येक बच्चे के लिए जो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता कराएगा। अनुच्छेद नंबर 46 देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसका मतलब यह है एससी और एसटी। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, इनके और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए अभिवृद्धि कराएगा। इसी के आधार पर भारतीय संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद नंबर 48 का देखिए, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन
तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में किया गया है। इसी के आधार पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का निर्माण किया गया है और वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद नंबर 49 है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 49 में ये कहा गया है कि यहाँ तक है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान है, स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना आवश्यक है। ऐसा निर्देश अनुच्छेद नंबर 49 में भारतीय संविधान द्वारा राज्य को दिया गया है। यह है अनुच्छेद नंबर 50। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद नंबर 50 में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 और 51 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप जानते हैं मूल कर्तव्य आता है। मूल कर्तव्य में अनुच्छेद, सिर्फ एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 51 का। इसमें हमारी 11 मूल कर्तव्य है। ये ध्यान रखिए, कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। तो अनुच्छेद 51 का एकमात्र मूल कर्तव्य में अनुच्छेद है 51 का, जिसमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने ये हेडिंग बना ली है कंबाइंड करके। ये कंबाइंड हेडिंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का पद आता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद आता है। और अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से महाअभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। और महाअभियोग चलाने की जो राष्ट्रपति पर प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद की नेक्स्ट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है और उसके द्वारा भारत सरकार के कार्य किए जाते हैं। हालांकि जो भी भारत सरकार के कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख है और मुख्य जो प्रमुख है एक तरीके से वो भारतीय प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 76 देखिए कि भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, इसका तात्पर्य यह है कि जो केंद्र सरकार के जो भी विधिक संबंधित या कानूनी मामले होते हैं उनके लिए भारत का महान्यायवादी देखता है और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 76 में की गई है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, इस पद की व्यवस्था अनुच्छेद 93 में की गई है। अनुच्छेद 110 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 के अनुसार ही ये पता लगता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे शॉर्ट में बजट कहा जाता है, हालांकि ध्यान रखिए बजट शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात आती है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद कार्य नहीं कर रही हो या संसद का विश्रांति काल चल रहा हो तो और राष्ट्रपति को ये जरूरी हो जाए कि वह कोई अध्यादेश, कोई कानून पास करे, तो राष्ट्रपति इस तरीके के कानून पास कर सकता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय देखिए, इसके लिए 124 नंबर में उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। कोशिश ये की गई है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, फिर भी कई राज्यों में
उच्च न्यायालय नहीं है, या कई 2 या 3 राज्यों को मिलाकर कई किसी राज्य में एक उच्च न्यायालय लगता है। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग भी कहते हैं शॉर्ट में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत की संसद में एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, जिसके प्रतिवेदनों की यह समीक्षा करता है। ठीक है, कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद है राज्यपाल व राज्य विधानमंडल। देखिए, अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद नंबर 165 में राज्य का महाधिवक्ता। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार में महान्यायवादी करता है, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार, ठीक है, होता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 138 में राज्यों का विधानमंडल, ठीक है, राज्यों की विधानमंडल का गठन विधानसभा है यहाँ पर, और 169 में विधान परिषदों के गठन की बात की गई है। तो विधानमंडल या विधानसभा की बात आएगी 168, और जहाँ विधान परिषद, कई राज्यों में विधान परिषदें हैं, उन राज्यों की अगर बात आती है विधान परिषदों की तो 169। कुछ विविध हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैंने ले लिए हैं। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 280 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वित्त आयोग, अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब है जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 सेवाएं भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में है 312। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। इसके बाद है अनुच्छेद 324। 324 में निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 326, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए, 326 है ये, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 336, सॉरी, अनुच्छेद नंबर यहाँ पर 326 है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 326 पर वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है वह अब विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल और संसद के लिए मताधिकार दे सकता है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 326, 326। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी वर्ग के लिए एक आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 338 में की गई है। अनुच्छेद नंबर 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटीज के लिए एक आयोग की व्यवस्था 338 का में की गई है। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, ठीक है, बैकवर्ड के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 खा। तो आप ध्यान रखिए, 338 एससी का आयोग है, 338 का एसटीज के लिए आयोग है, 338 का ओबीसी के लिए आयोग है। 352 देखिए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 356 और अनुच्छेद नंबर 365 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर किन्हीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो या तो 356 के आधार पर लगाया जाता है या अनुच्छेद 365 के आधार पर। 356 ये कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाना, ठीक है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, विधानसभा या विधानमंडल भंग हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यदि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की असफलता, यदि केंद्र सरकार द्वारा या संघ द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जिनका पालन करने में राज्य सरकार असफल रहती है, तो उस आधार पर भी आर्टिकल या अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 बहुत ध्यान रखिए, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हालांकि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 ये भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। ये लगभग 52-53 आर्टिकल्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।